संजय सिंह, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एक्स पर। आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बजट 2023 को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, संजय सिंह जी? देखिए, इस बजट ने हर वर्ग को निराश किया है और इसीलिए मैंने कहा कि ना ये किसान का है, ना जवान का है, ना नौजवान का है, और इससे सभी वर्गों को निराशा हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के किसानों को उम्मीद थी कि उनकी एमएसपी दोगुना करने का कोई फैसला सरकार लेगी। इस देश के नौजवानों को उम्मीद थी कि 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा प्रधानमंत्री जी ने उनसे किया है उसको पूरा करने के लिए कोई योजना इस बजट में दिखेगी। -20 डिग्री टेम्परेचर में भारत का जवान जो सीमा की सुरक्षा करता है, उसको उम्मीद थी कि भाई कोई घोषणाएं हमारे लिए होंगी, लेकिन कहीं इसमें कुछ दिखता नहीं। और जो आपने इस बजट में सबसे बड़ा काम किया वो शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम करने का काम किया। कोविड के बाद लोगों को उम्मीद थी कि स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी योजनाएं सरकार लेके आएगी। इतनी बड़ी महामारी से लोग निकल कर आए हैं, आप स्वास्थ्य का बजट कम कर रहे हैं, आप शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? आप 50 एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनने के बाद किसको दिए जाएंगे आप सारे लोग जानते हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है? आपने मनरेगा में कुछ बढ़ोतरी की, आपने किसानोन के लिए कोई राहत की घोषणा की, आपने देश के नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ किया। तो बजट को अगर हम इस नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को इनसे उम्मीद थी, खासतौर से किसान नौजवान को, तो वो तो निराश हुआ है इनसे। मगर संजय सिंह जी, केंद्र मंत्री और गृहिणियों की बात भी अगर हम लोग करें, महिलाओं की बात करें, महंगाई से राहत देने की बात अगर हम करें, तो उसमें भी कहीं कोई राहत आपको नहीं दिख रही। क्या ये बजट महंगाई कम करने वाला है? क्या इस देश के गृहिणियों को, महिलाओं को, माताओं बहनों को कोई रोजगार देने वाला है? ये सवाल है। मगर वे कह रहे हैं कि ये अमृतकाल का बजट है। वह कह रहे हैं कि राजनीति को सर्वोत्तम नहीं रखते हुए ये एक फिस्कली प्रूडेंट बजट है, जहां योजनाओं पे जोर तो है, मगर ये भी देखा गया है कि फिस्कल जो डेफिसिट है वो कहीं बिगड़ ना जाए और जो आर्थिक स्थिति है उस पर ज़्यादा बोझ ना आए। कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो अब तक कहता था कि हमारे लिए क्या होता है, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस बजट में। आप इस बात से सहमत नहीं हैं? ठीक है, देखिए, पहली बात यह है कि हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो गई है। आज अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो दुनिया के पैमाने पर भारत 103 नंबर पर है। अगर हम महंगाई के दर को देखें तो डीजल का, पेट्रोल का, आटा का, दाल का, चावल का, दूध का, दही का, छाछ का, कैंसर की दवा का, टीबी की दवा का, हार्ट की दवा का, किडनी की दवा का, सबका दाम आपने बढ़ा दिया। जिस हिसाब से आपने महंगाई बढ़ाई, क्या टैक्स स्लैब में उसके अनुपात में आपने कोई छूट दी है? आपने 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया कर की छूट। उसके ऊपर 3 लाख से 6 लाख तक आप 5% का टैक्स ले रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि साहब, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, कुछ अपना शो करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स की राहत मिल जाएगी 7 लाख रुपए तक। तो अगर इनके टैक्स स्लैब की आप चेंज करने की बात करेंगे तो वो भी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है मिडिल क्लास को जी। वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, आप क्या दे रहे हैं लोगों को? आप प्रति व्यक्ति आय दोगुना किसकी हो गई, मुझे बताइए ना। आप किसकी? आपने एमएसपी किसानों की दोगुना की नहीं, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई नहीं, आपने इस देश के अंदर किसानों के लिए जो बहुत बड़ा सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, 70-80 करोड़ लोग जिस पर निर्भर करते हैं, उस क्षेत्र के लिए कोई राहत का पैकेज दिया नहीं। मगर वे कह रहे हैं अंत्योदय तक वो पहुंचे हैं और इस वजह से गरीब कल्याण अन्न योजना
को बढ़ाया गया है। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जिस राज्य की जिम्मेदारी आपको मिली है आम आदमी पार्टी की ओर से, वहां ये योजना जो है फूड का, अन्न का, ये शायद कहीं ना कहीं फायदेमंद हुआ था, ऐसे विश्लेषक कह रहे थे उत्तर प्रदेश में। अब क्योंकि ये बढ़ाया गया है एक और साल के लिए, तो क्या आपको लगता है इसका राजनीतिक असर होगा या नहीं? ये दो नजरिए से आप इसको देखिए। पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से अगर चुनावी नजरिए से देखेंगे तो ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि भाई चुनावी फायदा इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ और इसीलिए इन्होंने एक साल तक इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन देश के अर्थव्यवस्था की स्थिति से, अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर आप इसको देखेंगे, देश में आम आदमी की हालत की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो आप बताइए कि इस देश के लोगों को अनाज के लिए सरकार के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, वो स्वयं में आत्मनिर्भर हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, यह बेहतर अर्थव्यवस्था है, या 80 करोड़ लोगों को भारत की सरकार को राशन देना पड़े, यह अच्छी अर्थव्यवस्था है? इसका मतलब सरकार यह मानती है कि देश के अंदर 23 करोड़ नए गरीब पिछले 8 साल में इन्होंने पैदा किए हैं जी, जिनको 2 वक्त के राशन की जरूरत पड़ रही है, उनको सरकार के सामने राशन मांगना पड़ रहा है जी। और सरकार को उनको राशन देना पड़ रहा है। आपने उस गरीबी की रेखा के नीचे से लोगों को कितना निकाला, यह आपकी उपलब्धि होनी चाहिए जी। आपने कितने करोड़ लोग ऐसे खड़े किए जिनको आपके राशन की जरूरत ना पड़े, यह आपकी उपलब्धि होनी चाहिए। आपने कितने करोड़ लोग ऐसे खड़े किए जिनको आप रोजगार दे पाए जी। 2 करोड़ नौकरियां आपने कहा था हर साल हम नौजवानों को देंगे। आप मुझे बताइए, अब तक तो 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। अभी पार्लियामेंट में पिछले सेशन में एक सवाल पूछा गया तो भारत की सरकार ने कहा कि 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को ये नौकरी दे पाए हैं जी। तो झूठ की बुनियाद पे चीजें ज्यादा दिन तक चलती नहीं। अभी एक अडानी का जो इतना बड़ा मामला हुआ, आप देखिए उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। LIC में, SBI में जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा था, एक बयान वित्त मंत्री की तरफ से नहीं आया। आज सारे लोगों के दिमाग में चिंता की लकीरें घूम रही जी 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 कि क्या होगा उनके भविष्य का। जी, मगर मैं अर्थशास्त्र के बारे में आपने चर्चा की, अर्थशास्त्र के बारे में आपने चर्चा की संजय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक्स गलत है। जैसे आप कह रहे हैं ये जो योजना बड़ी है ये एक विफलता की निशानी है, उपलब्धि नहीं है, और आप अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बारे में आपने सवाल उठाए हैं, मगर वह भी आपके अर्थशास्त्र के बारे में भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं आपकी पार्टी की इकोनॉमिक्स गलत है, रेवड़ी कल्चर, फ्रीबी कल्चर एक बोझ है दिल्ली सरकार पर और पंजाब सरकार पर। तो आप उनकी इकोनॉमिक्स गलत बोल रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमिक्स गलत बोलते हैं। अभी आ जाते हैं इस पे, हमारी इकोनॉमी गलत कैसे है उसको उनसे पूछिए, और अगर सामने बैठाल के बात कराएंगे तो मैं उनसे पूछ भी लूंगा। एक ऐसी सरकार जो पिछले 8 साल से मुनाफे का बजट दे रही है जी, वो सरकार किसके ऊपर खर्च करती है? शिक्षा जो हमारी बुनियादी जरूरत है, स्वास्थ्य जो हमारी बुनियादी जरूरत है, बिजली जो हमारी बुनियादी जरूरत है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, हमारी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, और ये सारी योजनाएं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, इन सारी चीजों को करने के बावजूद बजट मुनाफे में क्यों? क्योंकि जो राहत हम आम इंसान को दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके जेब में जो बचत हो रही है वो बचत बाजार की अर्थव्यवस्था में लोग खर्च करते हैं। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है कि आप सबको बांटिए, किसी एक अडानी को मत बांटिए हजारों लाखों करोड़ रुपए, किसी चंद पूंजीपति का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ मत कीजिए। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया इस सरकार ने। ये इनका अर्थशास्त्र है। हमारा अर्थशास्त्र क्या है? उन तमाम लोगों को जो उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जिसके बिना आम इंसान की जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती, उसको या तो न्यूनतम दर पे दीजिए या पूरी तरीके से मुफ्त दीजिए, और उनके पास जो बचत होगी वो बचत बाजार की अर्थव्यवस्था में वो खर्च करते हैं जी। ये हमारा मॉडल है। आपने तो इस देश के अंदर 23 करोड़ गरीबों की संख्या बढ़ाई है पिछले 8 वर्षों में। आज भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 103 नंबर पे खड़ा है।
आज इस देश के 80 करोड़ लोगों को अगर 2 वक्त के राशन की जरूरत पड़ रही है तो ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होनी चाहिए। आप राशन दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप तो आत्मनिर्भर बनाने निकले थे लोगों को। कितना आत्मनिर्भर बनाया आप बताइए ना। आप किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात करते थे, कितने किसानों की आमदनी देश में दोगुना हुई? कहां एमएसपी आपने दोगुना की? कैसे प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो गई, जो आज निर्मला सीतारमण जी दावा कर रही थी? और हमारी वित्त मंत्री का तर्क भी अजीब तरीके का होता है। उनसे प्याज के बढ़े दाम पे बोलिए तो कहती हैं हम प्याज खाते नहीं जी। उनसे रुपए की गिरती वैल्यू के बारे में पूछिए तो कहती है कि नहीं, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इस प्रकार का तर्क अगर देश की वित्त मंत्री देंगी तो ये तो इसी प्रकार का तर्क हो गया कि आपको बुखार हो जाए तो मैं आपसे कहूं कि देखिए आपको बुखार नहीं हुआ है, आपको बुखार सहने की क्षमता कम हो गई है। जी, आज आप बैठे थे वहां संसद में, आपके सहयोगी सांसद भी थे, मगर कल बजट से ठीक पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसका आपने बहिष्कार किया। आपकी पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया, संजय सिंह जी? हाँ, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, कल नहीं परसों, तो उस सर्वदलीय बैठक में मैंने कहा कि भाई देश के करोड़ों लोग चिंतित हैं इस वक्त, जिन्होंने अपना LIC में, SBI में पैसा लगा रखा था, और SBI ने हजारों करोड़ का लोन अडानी को दिया हुआ है। LIC ने 37,000 करोड़ का तो सिर्फ शेयर खरीदा है और बहुत सारे हजारों करोड़ के लोन दे रखे हैं अडानी ग्रुप को। और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 4.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के निवेशकों का डूब गया है तो उसके बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम इस पे चर्चा कराएंगे। हमने पूछा भाई CBI कहां है, ED कहां है, सेबी कहां है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां है, क्यों नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? और यह बहुत ही ओपन एंड शट केस है जी। मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर जी अडानी फर्जी कंपनियां बनाते हैं और अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसको ओवर वैल्यू करके दिखाते हैं और बैंकों से लोन लेते हैं जी, और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यह कॉर्पोरेट जगत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है जी। अडानी करते क्या है कि वो चैंग चुंग लिंग नाम के एक व्यक्ति, जिसका नाम अगस्ता वेस्टलैंड के भ्रष्टाचार में आया था, उसके साथ मिलकर व्यापार करते हैं। कई कंपनियों में उनके डायरेक्टर होता है और मॉरिशस से वो अडानी की कंपनियों में 38,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है जी। जो व्यक्ति रक्षा सौदे की दलाली में भ्रष्टाचार में शामिल रहा है, चैंग चुंग लिंग, उसके साथ आपका क्या संबंध है? ये पूछना गलत है। इसकी जांच कौन करेगा जी? तो इन सवालों को लेकर कल हम लोगों ने राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार किया जी। और अभी भी हमारी मांग यही रहेगी कि इस पे सरकार स्पष्टता के साथ अपनी बात बताए जी कि वो अडानी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम आपके साथ दोबारा वार्ता करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि ये मांग आप दोबारा उठाएंगे संसद इस सत्र के दौरान। संजय सिंह जी, फिलहाल के लिए आज आप जुड़े हमारे संग, आपने अपनी विश्लेषण दी और आम आदमी पार्टी का नजरिया रखा इस यूनियन बजट पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.